गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम इस वीडियो में क्लास 7th का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 6 मानव पर्यावरण अनुन्य क्रिया ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। तो पहले इसमें एक स्टोरी बताई गई है, तो उस स्टोरी को ध्यान से हम सुनते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, रेणुका बहुत ही उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। वह एक फोटोग्राफर थे और बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र में ही रेणुका की रुचि वन्य जीव और वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया, दूरस्थ भूस्थल एवं वहाँ पर रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थी। तो इसमें एक रेणुका है और उसके जो चाचा हैं वो बहुत दिनों मतलब 4 महीने के बाद घर वापस लौटे हैं और वो एक फोटोग्राफर थे और वो बहुत जगह यात्रा करते हैं। इसमें जो बताया गया है, रेणुका की जो भी रुचि है वो भी क्या है, वन जीवों में और वनों में काफ़ी ज़्यादा है। जिससे और उसके चाचा ने क्या किया था कि एक कोई किताब है उसके संबंधी उससे उसका उनका परिचय करवाया रेणुका का। और वे उसमें जो वहाँ पे दूरस्थ जो तस्वीरें लगी हुई थी वो उसे काफ़ी आकर्षित कर रही थी। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पे जो यहाँ हमें भी यहाँ पे जो तस्वीरें दिख रही है, तो इस तस्वीरों को देखने से आपको लग रहा होगा कि यहाँ इस तस्वीर को देखने से कि इसमें अलग अलग देश के जो लोग हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखो यहाँ पे ये अलग देश के लोग हैं, यहाँ पे अलग देश, तो बहुत सारे देश हैं और इनका पहनावा ओढ़ावा सभी अलग टाइप का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ विश्व के विभिन्न भागों के निवासी, तो ये सभी अलग अलग देशों के अलग अलग निवासी ही आपको दिख रहा होगा। रेणुका, इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो, इसे चाचा बोलते हैं। इनमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं तो कुछ ऐसे बर्फीले प्रदेशों से हैं, कुछ गर्म और नम वर्षा वनों से हैं। तो मतलब इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो गर्म प्रदेश से हैं, तो कुछ ठंडे बर्फीले जगह से हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि नॉर्मल जगह से हैं। ठीक है, वर्षा वनों से हैं। वे मुझे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। वे देखने में भले ही अलग हो, लेकिन उसका भोजन, कपड़ा एवं मकान जैसी जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हमारी समान है। अब रेणुका बोल रही है कि रेणुका ये कह रही है कि वो देखने में भले ही अलग है, पहनावा ओढ़ावा भले ही अलग है, लेकिन वो उनकी भी जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो हमारी तरह ही हैं। उन्हें भी जो कि भोजन चाहिए वो भोजन जो भोजन हम खाते हैं उन्हें भी भोजन चाहिए, कपड़ा पहनते हैं उन्हें भी कपड़ा चाहिए, और हमें मकान, हम जिस घर में रहते हैं तो उन्हें भी मकान चाहिए। ठीक है, तो ये सभी की मूलभूत आवश्यकताएं एक ही है। श्रीकांत चाचा ने कहा, उसके बच्चे भी शायद तुम्हारी तरह ही खेलते हो और कभी झगड़ते हैं फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं और घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं और एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना और वनों के से सामग्री एकत्रित करना भी सीख जाते हैं। तो यहाँ पे हमें इतना दिख गया। तो आपको इससे हमें पता चल रहा है कि हमें विभिन्न देशों के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में हमें देखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो आते हैं, हमें दिख रहा है अमेजन बेसिन का जीवन। अमेजन बेसिन का जीवन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। तो अमेजन की बात करते हैं, जो अमेजन है। तो अमेजन बेसिन क्या होता है, तो बेसिन को भी देखेंगे अमेजन बेसिन क्या है। हालांकि ना हम बेसिन उसे बोलते हैं, जैसे मान लेते हैं कि जहाँ से जो नदी बहती है, अमेजन नदी आपने सुना होगा कि ये नदी है, ये नदी यहाँ से, जैसे एक नदी है ये, एक मिनट, एक मिनट, हाँ चलो ठीक है। यहाँ देखते हैं कि ये जो एक नदी यहाँ से बहती है ये हमारी मेन नदी है। ठीक है, मेन रिवर है। और इससे बहुत सारी जो एक पतली पतली सहायक नदियाँ आके इसमें मिलती है।
ठीक है। तो ये हमारी ये जो इधर उधर दूसरी नदियाँ आके छोटी छोटी नदियाँ आकर मिलती हैं, इसे हम बोलते हैं सहायक नदियाँ। ये हमारी मुख्य रिवर है, मुख्य नदी है। मुख्य नदी कौन सी है? ये वाली मुख्य नदी है जो यहाँ से बह के जा रही है, और इससे जो ये पतली पतली ये नदियाँ आके इसमें मिलती है, इसे हम बोलते हैं सहायक नदी। अब ये सहायक नदी और मुख्य नदी मिलकर जो ये बेसिन का निर्माण कर रहे हैं, मतलब ये वाला आपका जो क्षेत्र हो जाएगा, तो ये जिस नदी के बेसिन हो गए, जैसे मान लेते ये हमारा अगर कौन सा अमेजन नदी है, और अमेजन नदी का ये पूरा क्षेत्र बेसिन कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो हमारा एरिया है, इस एरिया में हमारे क्या होंगे, लोग रहेंगे, यहाँ पे भी एरिया में लोग रहेंगे, तो ये हमारा पूरा एरिया क्या कहलाएगा? अमेजन बेसिन कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही है बेसिन बनता है हमारा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर जब आप मैप देखोगे तो यहाँ पे ये मैप है, और इस मैप से आपको देखने पर पता चल रहा है कि जो अमेजन नदी है ये कौन से हैं। ये जो हमारा अफ्रीका है, अफ्रीका में ये हमारा अमेजन नदी है। और अमेजन नदी जो हम देखते हैं, आप देखोगे तो अमेजन नदी का जो यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि ये अमेजन नदी यहाँ से बहते हुए ऐसे से जा रही है, ऐसे से यहाँ पे। ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी ये नदियाँ आके यहाँ से ऐसे से मिल रही है, ये वाली नदी। ठीक है, ये सहायक नदियाँ, और ये पूरा जो क्षेत्र ये हमारा जो पूरा ऐसे ऐसे यहाँ पे बन रहा है, ये पूरा हमारा अमेजन बेसिन बन जा रहा है। ठीक है, ये वाला तो पूरा अमेजन बेसिन के क्षेत्र हो गया। तो ऐसे ही हमारे पे निर्माण होता है, अमेजन नदी है। अब अमेजन जो हमारे यहाँ अमेजन बेसिन है, तो अमेजन का नाम अमेजन कैसे पड़ा उसके बारे में हम देखते हैं। एक कहानी छोटी सी, उसको हम पढ़ते हैं तो उसको आपको समझ में आ जाएगा। क्या आप जानते हैं, जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच हेडगियर और घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। जो स्पेन के अन्वेषक थे, वो क्या थे कि नदियों की खोज करने वो निकले थे, तो उनको वहाँ रास्ते में क्या होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सुरक्षा कवच हेडगियर मतलब सिर पर कुछ पहने हुए थे, हेडगियर टाइप का, और शरीर में पूरे घास स्कर्ट पहने हुए स्थानीय जो आदिवासी थे वो उन पर आक्रमण करते हैं। किन पे? जो स्पेन के अन्वेषक थे, ठीक है, खोजने वाले थे, उन पर आक्रमण किए। आक्रमण करने जिसे आक्रमण किए, तो इन आक्रमणकारियों का ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के एमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रमण के समूह को याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का जो नाम था अमेजन पड़ा। ठीक है, तो जो स्पेन के अन्वेषक वहाँ पर गए थे खोजने, वो खोज करने गए थे, नदियों की खोज करने गए थे, तो वहाँ पर कुछ उनके वहाँ के जो आदिवासी थे, स्थानीय आदिवासी, उन्होंने हेड गियर पहनकर और घास वाले जो घास पहन जो स्कर्ट होते हैं उनको पहनकर उनको उसने उस पर क्या कहता था आक्रमण किया था। और जब वो उन्होंने आक्रमण किया तो उन वहाँ के स्पेन के जो अन्वेषक थे उनको देखने के बाद उन्हें लगा कि ये एमेजोन्स जो महिला प्राचीन ज़माने में रोमन साम्राज्य में एमरजेंस नामों कुछ महिला योद्धाएं होती थी, उनको याद आ गई थी, इसलिए उन्होंने उसका नाम अमेजन रख दिया। ठीक है, तो ये कहानी आपको याद रखनी है कि अमेजन का नाम अमेजन कैसे पड़ा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो अमेजन बेसिन के बारे में पढ़ते हैं कि अमेजन बेसिन का जीवन कैसा है। ठीक है, यहाँ पे कैसे यह कैसा क्षेत्र है, और यहाँ पर कैसे किस टाइप के जानवर मिलते हैं, किस टाइप का यहाँ पे पशु पक्षी या पेड़ पौधे कैसे हैं, तो उसके बारे में पूरा देखेंगे। ठीक है, तो अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम इसके मानचित्र को देख लेते हैं। ध्यान से दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। तो ये तो मैंने बताया ही था कि जो हमारा ये वाला जो क्षेत्र है, बीचों बीच से हमारी मध्य रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री पे, ये 0 डिग्री पे है। 23.5 डिग्री पे हमारी कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, और इधर हमारी 23.5 डिग्री साउथ पर मकर रेखा गुजरती है, मकर रेखा। तो ये तो आपको पता ही है, मैंने बता कर रखा है आपको। तो कर्क रेखा मकर रेखा गुजरती है, तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सूरज की रोशनी है, ये सीधी पड़ती है, इसलिए ये जो हमारा क्षेत्र है कौन सा आता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता है।
उष्णकटिबंधीय प्रदेश है। कैसा हो गया? तो ये हमारा उष्णकटिबंधीय प्रदेश हो गया। कौन सा? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री, अब यहाँ पर देखोगे आप, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 23.5 डिग्री, तो 23.5 डिग्री पर मतलब यहाँ पे कब मकर रेखा है, ये वाली रेखा गुजर रही है। थोड़ा मैं इसे छोटा कर दूँ तो दिखेगा आपको ये पूरा सही से। अब यहाँ पर देखो, ये वाली जो रेखा है यहाँ से, ये 23.5 डिग्री पर मकर रेखा यहाँ से गुजर रही है। कर्क रेखा यहाँ कहीं ऊपर से 23.5 डिग्री पर गुजरेगी, ठीक है, यहाँ पे। तो आपको पता है कि ये वाला जो क्षेत्र आएगा, ये कौन सा हमारा आएगा? मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। और इसी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ये हमारा कौन सा है? अमेजन बेसिन है। अमेजन बेसिन हम बेसिकली बात करें ना, तो ये हमारा भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। 10 डिग्री उत्तर से लेकर 10 डिग्री दक्षिण तक के भूमध्य रेखीय प्रदेश है ये हमारा। तो यहाँ पर हम देखो, दस डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण का जो क्षेत्र है उसे भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। ठीक है, इसको देखते हैं हम। यहाँ क्लिक क्यों नहीं हो रहा है? चलो देखो, यहाँ पे है, देखो अमेजन नदी की बात कर रहे थे, तो अमेजन नदी जो हमारा यहाँ पर दिखेगा कि जो भूमध्य रेखीय प्रदेश है, ये हमारा 10 डिग्री, ये वाला 10 डिग्री जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, 10 डिग्री उत्तर, 10 डिग्री ये वाला उत्तर, 10 दक्षिण है और 10 डिग्री ये उत्तर। ये हमारा जो क्षेत्र है भूमध्य रेखीय प्रदेश कहलाता है। और जो बेसिकली हम देखते हैं कि जो अमेजन बेसी है इसी के बीच है, हालांकि थोड़ा यहाँ नीचे तक फैला हुआ है। तो आपको भूमध्य रेखीय प्रदेश में यह अमेजन नदी बहती है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। तो आपको नदी का मुहाना याद रखना है कि जहाँ पर कोई नदी मिलती है आपस में, उसे नदी का मुहाना कहते हैं। देखो जैसे ये मैंने बताया था, ये मेन नदी गई है आपकी, इस नदी में बहुत सारी हमारी जो नदियाँ हैं, सहायक नदी, वो आकर मिलती हैं। क्लिक करने वाला, चलो देखो ये वाली जो नदियाँ हैं, ये सहायक नदी आकर यहाँ पे मिल रही है ऐसे। अब यहाँ पे ये सहायक नदी आकर मिलती है, तो जहाँ पे ये नदी मिलती है ये नदी का मुहाना कहलाएगा। ठीक है, मुहाना, यहाँ पे ये भी नदी का मुहाना, ये भी नदी का मुहाना, ये भी नदी का मुहाना। तो जहाँ पे ये नदियाँ आकर मिलती हैं मेन नदी में, उसे नदी का मुहाना। देखो जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। तो आपको नदी का मुहाना याद आएगा। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। तो अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भाग, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती हैं। क्या आप इस में बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा होकर गुजरते? देखो यहाँ पे हमने देखा था पहले, तो ये देखो जो ये हमारा अमेजन बेसिन है,
देखो यहाँ देख लेते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि अमेजन, अब देखो अमेजन जो बेसिन है वो क्या हमारे बहुत सारी सहायक नदियों से मिलकर बना हुआ है, जिसको अमेजन बेसिन बोलते हैं। सहायक नदियों को हम देख लेते हैं, सहायक नदियाँ क्या होती हैं। तो सहायक नदियों के जब हम बारे में पढ़ते हैं तो सहायक नदियाँ वे यह छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदियों में मिलती हैं। मुख्य नदियाँ अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती हैं उसका बेसिन अथवा जल संग्रह क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन पूछ ले तो अमेजन नदी बेसिन है। अगर वही पूछ ले भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, तो गंगा नदी बेसिन है भारत का सबसे बड़ा। ठीक है, बेसिन। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से यहाँ से देश से होकर बह रही है। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है पेरू, पेरू ये जगह है, पेरू है यहाँ पर, आ जाओ। ये पेरू है, पेरू जगह, ये पेरू वाला जगह है, बोल्विया। ठीक है, ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना। तो ये सभी क्षेत्र में ये फैला हुआ है हमारा कौन सा, अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन, ठीक है। कहाँ कहाँ से प्रभावित होता है तो ये मैंने बता दिया आपको। अब हम बात करते हैं कि अमेजन बेसिन की जलवायु कैसी होती है। जलवायु की जब हम बात करते हैं अमेजन बेसिन में, तो जैसा कि आप जानते हैं अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है। और जो भूमध्य रेखा के आसपास होता है वहाँ पे सूर्य की रोशनी डायरेक्ट सीधी पड़ती है, जिस कारण से वहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है। और जब गर्मी यहाँ पर ज़्यादा होगी तो वर्षा भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये तो आपको पता है कि जब ज़्यादा गर्मी होती है तो वर्षा भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर देखो लिखा है, जैसा कि आप जानते हैं अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के, अमेजन नदी भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ है। यहाँ पूरे वर्ष गर्म और नम जलवायु रहती है, गर्म जलवायु रहती है। अब यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों समय लगभग समान रूप गर्म और आर्द्र वाला होता है। क्योंकि ये भूमध्य रेखा के पास है तो यहाँ पर गर्म होगा ही, तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। अगर गर्म ज़्यादा होगी तो चिपचिपाहट महसूस होगी। इस प्रदेश में प्रतिदिन वर्षा होती है। अब मैंने बताया था कि जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है तो वहाँ पे क्या होगा कि वाष्प बन के ऊपर जल पानी ऊपर जाएगा और वर्षा भी, बारिश भी बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है। और बिना किसी पूर्व की चेतावनी के यहाँ पर दिन का तापमान ऊंच और आर्द्रता ऊंच होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। तो जलवायु कैसी है, गर्मी वाली जलवायु है यहाँ की। अब ये बात करते हैं, जब जलवायु जब गर्म होती है तो बारिश जब ज़्यादा होगी। ठीक है, अब बारिश जब ज़्यादा होगी तो यहाँ पे जो वन मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, वन भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। आपने अमेजन वन का भी नाम सुना होगा, अमेजन वर्षा वन जिसे बोलते हैं। ठीक है, अमेजन जो वर्षा वन है वो काफ़ी कैसा होता है कि काफ़ी घने होते हैं, क्योंकि यहाँ बारिश सबसे ज़्यादा होगी। तो बारिश सबसे ज़्यादा होगी तो यहाँ पे वन भी होंगे, वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। अब वन जब से काफ़ी ज़्यादा होंगे और काफ़ी घने वन होंगे, घने घने वन होंगे तो यहाँ पे जो वृक्ष पाए जाते हैं वो काफ़ी पतले पतले और बहुत ही लंबे पाए जाते हैं। और यहाँ के जो वृक्ष इतने सघन होते हैं, मतलब इतने घने होते हैं कि यहाँ पे सूर्य की जो रोशनी होती है वो यहाँ अंदर तक धरती तक नहीं पहुँच पाती, क्योंकि यहाँ का जो पत्ते, ये सूर्य, इसके जो पत्ते होते हैं ये पूरे एकदम छत का रूप ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे घने वन हो जाते हैं तो जो एक छत का रूप बना देते हैं, जिस कारण से सूर्य की जो रोशनी होती है वो धरती पर नहीं पहुंच पाती है, सन की रोशनी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखो यहाँ पर लिखा है, इन प्रदेश में अत्यधिक वर्षा के कारण जब ज़्यादा वर्षा होती है तो भूमि पर सघन वन उग जाते हैं, बहुत ही घने वन उग जाते हैं। ये वन इतने घने होते हैं कि पत्तियां तथा शाखाओं से छत बन जाती हैं। अब देखो, अब वन इतने घने हो जाते हैं जिसके कारण ना वहाँ की जो पत्तियों से और शाखाओं से वहाँ पे क्या होता है कि एक छत टाइप का बन जाता है, और सूर्य का जो प्रकाश है वो धरातल तक नहीं पहुँच पाता।
अब सूर्य के जब प्रकाश धरातल पर नहीं पहुंचेगा तो यहाँ पर भूमि प्रकाश रहित और नम बनी रहेगी। यहाँ पर मतलब नमी बनी रहेगी, हमेशा गीली चिपचिप वो नमी बनी रहेगी। और केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें जो छाया में बढ़ने की क्षमता रखती है। इसलिए यहाँ पर जो पौधे अंदर नीचे में मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, आर्कियाड और जो इसमें अब जो अंदर जो पौधे उगते हैं वो कैसे मिलते हैं, आर्किड और ब्रोमिलाइड पैदा होते हैं। अब ये जो पौधे हैं ये कैसे, देखो आपको यहाँ पर देखेंगे ये जो पौधे हैं ये कैसे पौधे पे जो हमारा पेड़ है उसी के ऊपर ये क्या होते हैं, उगते हैं। ठीक है, इसे परजीवी भी बोला जाता है, ब्रोमियान। देखो यहाँ पे लिखा है ब्रोमिलाइड, यहाँ पे लिखा है ब्रोमिलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इस जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। तो ब्रोमिलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपने पत्तियों में जल को संचित रखता है। ठीक है, और आर्किड है, ये सब पौधे इसमें अंदर देखने को मिलते हैं। अब आपने इसके बारे में जानते होंगे कि जो अमेजन जो वर्षा वन है, यहाँ पर ज़्यादा वर्षा के कारण घने वन होते हैं, जिस कारण से आपको पता होगा कि जो अमेजन है वन है वो विश्व का 21% ऑक्सीजन पैदा करता है। ठीक है, वर्ल्ड का। इसलिए इसे अमेजन वर्षा वन को हम विश्व का फेफड़ा भी कहते हैं, वर्ल्ड का फेफड़ा। ठीक है, विश्व का फेफड़ा इसी को कहा जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा हमें देता है। ठीक है, अब वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। अब इसमें बहुत सारे जो जीव जंतु भी मिलते हैं इस वर्षा वन में, अमेजन वर्षा वन में। टूकन है, गुंजन पक्षी, ये रंगीन पक्षी वाले मकाओ। टूकन, देखो टूकन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये टूकन है। ठीक है, टूकन पक्षी है। गुंजन पक्षी भी मिलते हैं। रंगीन पक्षती वाले मकाओ। फिर उसके बाद है एवं भोजन के लिए एक बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले समान पक्षियों से भिन्न होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ जो होता है कि वो पेड़ पे उल्टा लटका होता है और जिस पेड़ पे रहता है उसी पेड़ पे सोता है, खाता भी है, और जब तक उस पेड़ के पूरी पत्तियों को वो खा नहीं जाता है तब तक वो उस पर ही टंगा रहता है, उतरता नहीं है। ठीक है, तो स्लॉथ है। चींटी खाने वाले टैपियर, टैपियर ये हैं, ये चींटी खाते हैं। ठीक है, ये वाले टैपियर, तो ये भी उसमें मिलते हैं टैपियर, यहाँ पा जाते हैं। सांप में देखो, सांप है, सरीसृप, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां इन वनों में मिलती है। सांप और सरीसृप की बहुत सारी प्रजातियां हैं सांप की। मगर भी मिलते हैं, सांप, अजगर, एनाकोंडा, देखो एनाकोंडा भी मिलता है इसमें। बोआ, कुछ ऐसी प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। तो देख लो आप इसमें क्या क्या हो गया। ठीक है, मांस खाने वाले पिरान्य मत्स्य समेत मछलियां की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार के जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। तो आपको समझ में आ गया कि इस बेसिन में क्या मतलब टैपियर, चींटी खाने वाले, गुंजन पक्षी, टूकन, ब्रोमीलाइड और आर्किड, ये पौधे मिलते हैं। ठीक है, वर्षा वन के निवासी। अब निवासियों की जब बात करते हैं, जहाँ हम यहाँ पे कुछ लोग भी रहते हैं उसको देखते हैं। यहाँ के लोग छोटे से वन क्षेत्र में वनों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ पशु शिकार करते हैं तथा नदियों में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः टेपियोक, अनानास, शकरकंद उगाते हैं क्योंकि मछलियाँ शिकार मिलना अनिश्चित होता है। ऐसे में महिलाएं अपनी उगाई गई साग सब्जियों से परिवार का भरण पोषण करती हैं। कर्तन दहन प्रणाली पत्ती का प्रयोग करती है। कर्तन दहन प्रणाली क्या होता है? कर्तन दहन प्रणाली
इसको हम देखेंगे। कर्तन दहन प्रणाली के द्वारा वो खेती करते हैं। देखो कर्तन दहन प्रणाली में क्या होता है ना, कर्तन दहन प्रणाली पद्धति में यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखो इसमें क्या है, किसान पहले वृक्षों और झाड़ियों को काटता है, काटकर भूमि साफ करता है, फिर इसको जलाया जाता है। जलाने के बाद जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं और इसे साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। इसी को बोलते हैं हम कर्तन दहन प्रणाली। ठीक है, जमीन के इस टुकड़े पर बार बार प्रयोग से मिट्टी के पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है। इसलिए इसके छोटे से टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान पर साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में भी छोटे छोटे वृक्ष उगाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि को के टुकड़े को पुनः जोत जा सकते हैं। ठीक है, तो यह आपका कर्तन दहन प्रणाली। कर्तन दहन प्रणाली को हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। इसे कर्तन दहन प्रणाली कहा जाता है। देखो इसमें क्या होता है ना कि जो किसान हो, जो मतलब आदिवासी लोग होते हैं, वो ये इस टाइप की खेती करते हैं। आदिवासी वो क्या करते हैं कि जाते हैं कहीं पर जहाँ पर देखते हैं जंगल, उसे काटते हैं। काटने के बाद वहाँ के जो छोटे छोटे बच जाते हैं उसको जलाते हैं जंगल, और जंगलों को जलाने के बाद उन भूमि साफ हो जाती है। वहाँ पर अपना खेती करते हैं, और जब तक वो धरती वहाँ की उपजाऊ होती है, वहाँ खेती करने के बाद अगर वो फिर उपजाऊपन वहाँ की ख़त्म हो गई, वहाँ उसको छोड़ के फिर दूसरी जगह खेती करते हैं। तब तक फिर वहाँ पर खेती किया, वहाँ की उपजाऊपन ख़त्म हो गई, फिर दूसरी जगह खेती करते हैं। तो ऐसे को हम बोलते हैं कर्तन दहन प्रणाली, मतलब काटना जलाना, काटो और जलाओ एग्रीकल्चर इसे कहा जाता है। ठीक है, तो कर्तन दहन प्रणाली का यहाँ प्रयोग किया जाता है कहाँ पर, अमेजन वर्षावन में, याद रखेंगे। आगे देखो, इनका मुख्य आहार मैनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं। मैनियोक इनका मुख्य आहार क्या, मैनियोक का, जिसे कसावा भी कहते हैं। यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी व अंडकोश भी खाते हैं। अब उसके बाद है कॉफ़ी, मक्का, कोको जैसे यहाँ पर नकदी फसल भी उगाई जाती है। कोको, ठीक है। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छाते या कार का छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग यहाँ पे मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घर में रहते हैं। तो मलोका आपको याद रखना है, मलोका उनके घर को कहा जाता है जिनकी छत तीव्र ढाल वाली होती है। मलोका उसे कहा था जिसकी छत तीव्र ढाल वाले होते हैं। अमेजन बेसिन में लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग का एकमात्र उपाय था, मतलब वनों के अंदर जाने के लिए आपको नदी से होकर जाना पड़ता था। लेकिन 1970 की बात करते हैं, ट्रांस अमेजन महामार्ग बनाने से वर्षा वन में सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। उनके अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज तथा हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहाँ के मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकालकर नए क्षेत्रों में बसना पड़ा, जहाँ से वे अपने पौराणिक तरीके से खेती कर रहे थे। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। धीरे धीरे अब ये वर्षावन क्या हो रहा है, हमारा नष्ट हो रहा है। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन वर्षा बेसिन के वर्षावन का एक बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षावनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है और सघन वन बंजर भूमि में बदल रहा है। धीरे धीरे को ये देखो, यहाँ पर जो वनों का जो इकोनॉमिक विकास हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे आप काफ़ी यहाँ पे वन है। ठीक है, इस वाले में आप देखो कि वन काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, ये वाला धीरे धीरे आपका क्या हो गया कि ज़्यादा वर्षा हो रही तो भूमि ये खेतों में बदल जा रही है, और तो यहाँ पे क्या हो गया, वर्षा कम धीरे धीरे हो गए। इस वाले में देखोगे, अब यहाँ पर देखोगे एकदम पूर्ण धीरे धीरे आपको यहाँ पे ये कम ही हो गया बहुत सारा। तो आपको यहाँ पर देख रहा है कि ये क्रमिक धीरे धीरे विनाश हो रहा है वनों का। अब है तो आपको ये समझ में आया कि जो अमेजन बेसिन कैसा है। ठीक है, अमेजन वर्षावन, और यहाँ पे किस टाइप के पशु पक्षी जानवर मिलते हैं, कैसा यहाँ का जीवन है, कैसे लोग रहते हैं। ठीक है, और उनके जो घर होते हैं वो कैसे बनते हैं, तीव्र ढाल वाले होते हैं, और उनको
मलोका कहा जाता है। तो ऐसे आपको इसको याद रखना है, ठीक है। अमेजन वर्षा वन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे गंगा बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा अमेजन बेसिन था, तो इसके बारे में आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।